India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. फिल्म उदयपुर फाइल्स से जुड़ी याचिकाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने केंद्रीय सरकार की समिति से फिल्म पर जल्द निर्णय लेने को कहा है। फिलहाल फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की वैधानिक कमेटी के फैसले का इंतजार करेंगे। कोर्ट ने कहा सब पक्षकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति का अधिकार से पहले आएगा। सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिल्म की रिलीज के खिलाफ जमीयत ने केंद्र सरकार के पास आवेदन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय बुधवार दोपहर सुनवाई करने वाला है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा की जा रही सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। वहीं फिल्म निर्माता के वकील गौरव भाटिया ने कहा कि एक अथॉरिटी ने हमें रिलीज का सर्टिफिकेट दिया है। हमारी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाकर मेरे अधिकार और आर्थिक नुकसान किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से 55 कट का सुझाव दिया था, उसका हमने पालन किया। मेरी फिल्म रात 12 बजे के बाद रिलीज होनी थी और हाई कोर्ट का ऑर्डर रात 8 बजे आया। फिल्म की रिलीज के थिएटर बुक हो गए थे, हमारे 6 दिन बर्बाद हो गए। अगर कोर्ट गुरुवार तक फैसला कर लेते हैं तो मैं फिल्म रिलीज कर पाऊंगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यह सही नहीं होगा कि हम सरकार को गुरुवार तक अपना फैसला लेने को कहे। दूसरी तरफ आरोपी जावेद के वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि फिल्म 2 ऐसे मामलों से जुड़ी है जो अदालत में विचाराधीन है। पहला कन्हैयालाल हत्याकांड और दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद मामला। उन्होंने कहा कि फिल्म में अदालतों को भी एक खास तरह से फोकस किया गया है। नफरत फैलाने वाली बातें, अदालत को बदनाम करने वाली बातें हैं। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कम नहीं किया जा सकता। निर्देशक की ओर से वकील गौरव भाटिया ने कहा कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी मिल रही है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मैंने खुद फिल्म देखी, पूरी तरह से एक समुदाय के खिलाफ नफरत का विषय है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म मेरिट पर कोई राय नहीं दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने जमीयत को सरकार के पास आवेदन देने को कहा था ताकि वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत अपने कानूनी राहत का विकल्प आजमा सके। नंबर 1, देश को रिलीजन और कम्युनिटी में फ़र्क समझना पड़ेगा। और मैंने लॉर्डशिप को बहुत शॉर्ट में 11 अल्फाजों में इस्लाम के बारे में बताया और मैंने कहा कि इस फिल्म में ये 11 चीज़ें जो रिलीजन ऑफ इस्लाम से कनेक्टेड हैं कहीं भी वेरीफाई या खंडित नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कम्युनिटी की बात है तो मैंने अपना नाम लेके कहा कि ये फिल्म मुझे या मेरे पिताजी को अपराधी नहीं दिखा रही है, सारे मुसलमानों को अपराधी नहीं दिखा रही है। आध्यात्मिक नेता सदगुरु जग्गी वासुदेव के संगठन ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसमें यूट्यूबर श्याम मीन सिंह को उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की है। फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें सिंह को एक वीडियो प्रकाशित करने और साझा करने से रोक दिया गया था। ईशा फाउंडेशन ने श्याम मीन सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें फाउंडेशन और इसके संस्थापक के बारे में अपमानजनक और झूठे दावे किए गए थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च में वीडियो को हटाने और सिंह को इसे प्रकाशित करने या साझा करने से रोकने का आदेश दिया था। सिंह ने वीडियो को हटाने की पुष्टि की थी, लेकिन ईशा फाउंडेशन का आरोप है कि वह अभी भी अपने मानहानिकारक अभियान को जारी रखे हुए है। ईशा फाउंडेशन के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन का उल्लेख किया, जिसमें सिंह को अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की गई है। रोहतगी ने तर्क दिया कि सिंह फाउंडेशन और इसके संस्थापक के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखे हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तांतरण याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि मानहानि का मुकदमा चेन्नई में चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन को सोमवार को सूचीबद्ध करने का संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबू अपने पहले दायर की गई विशेष अनुमति याचिका या एसएलपी को फिर से जीवंत कर सकते हैं। हनी बाबू को जुलाई 2020 में एनआईए ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। सितंबर 22 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मई 24 में बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी एसएलपी वापस ली थी, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए जाने की बात कही थी। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने बाबू को ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबू अपने पहले दायर एसएलपी को फिर से जीवंत कर सकते हैं। रॉय ने कहा कि हाई कोर्ट ने अन्य आरोपियों को जमानत देते समय किए नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था लंबी अवधि की कैद के कारण जमानत दी जा सकती है। एनआईए के वकील ने कहा यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि जमानत के लिए एनआईए कोर्ट में आवेदन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट अपील की अदालत के रूप में कार्य करता है और यूएपीए के तहत आरोपों के कारण जमानत देना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट भी अन्य आरोपियों को दी गई जमानत के आधार पर बाबू की जमानत पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जमानत शर्तों में ढील देते हुए उन्हें लेख और राय लिखने की अनुमति दी है, लेकिन उप न्यायिक मुद्दों पर टिप्पणी करने से रोक दिया है। महमूदाबाद को मई में हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में गिरफ्तार किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। महमूदाबाद पर एफआईआर दर्ज है, जिसमें एक बीजेपी पदाधिकारी की शिकायत और दूसरी हरियाणा राज्य महिला आयोग की शिकायत पर आधारित थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने हरियाणा एसआईटी को 2 एफआईआरों की जांच पर ध्यान केंद्रित करने और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। पीठ ने एसआईटी को महमूदाबाद के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त करने के तरीके पर सवाल उठाया और कहा कि जांच केवल 2 एफआईआरों तक ही सीमित होनी चाहिए। कोर्ट ने महमूदाबाद को जांच में सहयोग करने और न्यायिक मुद्दों पर टिप्पणी करने से बचने का निर्देश दिया। महमूदाबाद के वकील सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के पोस्ट देशभक्ति से भरे हुए थे, उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता वकील मैथ्यू जे नेदुम्परा की ओर से दाखिल याचिका में दिल्ली पुलिस और ईडी को एफआईआर दर्ज कर प्रभावी जांच करने या सीजेआई की अनुमति लेकर मामले में एफआईआर करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को नोकने के लिए न्यायिक आचरण और जवाबदेही विधेयक को फिर से लागू किया जाए। साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की गई है। हालांकि इससे पहले भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया।
याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संपर्क करने को कहा था। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते यह तीसरी याचिका दाखिल की गई है। नीट यूजी 2025 की परीक्षा में बिजली कटौती से प्रभावित उम्मीदवारों ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये उम्मीदवार मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन केंद्रों पर परीक्षा के दौरान बिजली कटौती से प्रभावित हुए थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले एकल पीठ के फैसले में प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि बाद में डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया और पुनः परीक्षा की आवश्यकता नहीं समझी। अब प्रभावित उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुनः परीक्षा की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जेईई काउंसलिंग 21 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन मामले को जल्द सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग के कई दौर होंगे और अगर याचिकाकर्ता सफल होते हैं तो उन्हें आगे अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि पुनः परीक्षा आयोजित करना अव्यावहारिक होगा। एनटीए ने कहा था कि पुनः परीक्षा से शैक्षणिक सत्र में देरी होगी और इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि प्रभावित छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिकारी निरंजन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी की जाए। आयकर अधिकारी निरंजन कुमार को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी भी मिल गई थी। निरंजन कुमार ने मंजूरी को चुनौती देते हुए कहा था कि मंजूरी देने वाली प्राधिकरण सक्षम नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने निरंजन कुमार की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और कहा था कि मंजूरी का आदेश बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर पूरी जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर दृष्टि भारद्वाज, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है दृष्टि आपका। दर्शकों को इस केस से क्या कुछ जानना समझना चाहिए, इसके बारे में बताइए। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर निरंजन कुमार 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, जिसमें कि उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई अंडर सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। देन उनके लिए सैंक्शन भी जारी हो गया था और उन्होंने ट्रायल में बोला कि मेरे को फाइल चाहिए है इसकी, और उन्होंने इसको करप्शन बोला कि जो सैंक्शन अथॉरिटी है वो कम्पिटेंट नहीं है, और ट्रायल कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि जो सैंक्शन अथॉरिटी है वो कम्पिटेंट है और उनका जो ऑर्डर है वो भी वैलिड है। देन आज ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया कि ये मैटर 6 मंथ्स में डिस्पोज ऑफ हो जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद दृष्टि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे केस के बारे में दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? द आंसर इज नो।
पीओए होल्डर सिर्फ प्रिंसिपल का एजेंट होता है, वो खुद सेल डीड का असली एग्जीक्यूटेड नहीं होता। जी कलावती बाई वर्सेस जी शशिकला केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर पीओए होल्डर प्रिंसिपल की तरफ से सेल डीड साइन करता है तो ये सेक्शन 32 क्लॉज ए ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत एग्जीक्यूशन नहीं माना जा सकता। कोर्ट पहले के रजनी टंडन जजमेंट से सहमत नहीं थी, जिसमें पीओए होल्डर को सेक्शन 32 क्लॉज ए के तहत एग्जीक्यूटेड माना गया था। इसके बजाय पीओए के जरिए सेल डीड एग्जीक्यूट करते वक्त ये प्रोविजंस फॉलो करना मैंडेटरी है। सेक्शन 32 क्लॉज सी के तहत जो डॉक्यूमेंट्स के ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं उन पर लागू होता है। सेक्शन 33 के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी की ऑथेंटिकेशन प्रॉपर अथॉरिटी जनरली सब रजिस्ट्रार के थ्रू ही होनी चाहिए। सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टरिंग ऑफिसर को पीओए होल्डर की आइडेंटिटी और अथॉरिटी वेरीफाई करनी होती है, तभी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.